अब दो रेशियोज हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो के ना दो फॉर्मूले हैं। एक तो प्रोप्राइटरी रेशियो का ये फॉर्मूला है, नेट फिक्स्ड एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। मैंने ये देखा है कई बुक्स के अंदर। मतलब क्या हुआ, ये वाले जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये आप न्यूमरेटर में ले जाओगे और शेयर होल्डर फंड को डिनोमिनेटर में ले जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं तो फिर आप शेयर होल्डर फंड को टोटल फंड से रिप्लेस कर दो, मतलब ये सारा का सारा डिनोमिनेटर। और वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होगा, बच क्या गया, इन्वेस्टमेंट को जीरो मान लो आप, तो बच क्या गया, वर्किंग कैपिटल। तो कहने की मतलब ये हुआ, एप्लीकेशन वाले साइड के फिक्स्ड एसेट ले लिए एक में ऊपर और दूसरे में क्या ले लिए, वर्किंग कैपिटल को ऊपर, और नीचे अगर लॉन्ग टर्म लोन नहीं है तो शेयर होल्डर फंड ले लिए, और अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो टोटल फंड ले लिए। तो इन रेशियो का दोनों का जोड़ 1 आता है। क्या आएगा, 1। कॉमन सेंस लगा के देखो, दोनों को जोड़ लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, नीचे क्या आ जाएगा, सोर्स ऑफ फंड। लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। एक ये रिवर्स फॉर्मूला भी है, यानी शेयर होल्डर फंड यहां आ जाएगा और इसका पूरा टोटल एसेट्स, ये चीज करंट एसेट होगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी टोटल एसेट में प्रोप्राइटर्स का क्या हिस्सा है। समस्या है। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये वाले लॉन्ग टर्म लोन और ये वाली करंट लायबिलिटी, और डिनोमिनेटर में यही वाले टोटल एसेट्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको वैल्यूज असाइन कर दूं, क्या असाइन कर दूं, वैल्यूज। जैसे ये 1000, ये 2000, प्रेफरेंस शेयर वो मिला के 1000, ये 1200, ये 1800, नहीं ये 1800, ये 18, ये 2500, ये 1500 और ये 1000। तो ये रेशियो ऊपर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड मतलब 1000, नीचे क्या आ जाएगा 4000, ऊपर क्या आ जाएगा टोटल लायबिलिटी 2000 प्लस 1000, नीचे क्या आ जाएगा 4000। दोनों का जोड़ देख लो 1 है। लेकिन अगर मैं पिछला वाला लगाता हूं तो उसमें एक में तो ऊपर आ जाएगा 2500, ये वाला फिक्स एसेट, और नीचे आ जाएगा 3000, और दूसरे में ऊपर आ जाएगा 500 वर्किंग कैपिटल और नीचे आ जाएगा 3000। ये देखो, इसमें आ जाएगा ऊपर 2500, नीचे आ जाएगा 3000, शेयर होल्डर फंड की जगह लॉन्ग टर्म फंड। यहां ऊपर आ जाएगा 500 और शेयर होल्डर फंड की जगह लॉन्ग टर्म फंड 3000। तो इसका जोड़ भी 1 हो गया। तो दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो बच्चे तो मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अब मैं भी क्या कर सकता हूं। इसके दर्शन आपको इन क्वेश्चनों में मिले। उसके 21, पहले मैं 21 करके दिखाऊं, तो ये पहले कॉपी कर लो। बेटा क्वेश्चन 21 देखें। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं 8 नंबर तक। अब इसने बोला है वर्किंग कैपिटल, वो है 2,40,000, ये हो जाएगी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नीचे करंट रेशियो बोला है 2.5, ये हो जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इससे आपको ये मिल गया कि जो करंट एसेट है वो 2.5 करंट लायबिलिटी है, वो आप यहां डाल दीजिए।
तो 2,40,000 जो है वो हो गया 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, 2,40,000 हो गया 1.5 करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी देखिए कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो आप 1,60,000 आ रहा है। और करंट एसेट जो है वो 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी के, देखिए क्या हो जाएंगे 4 लाख। अब इसने लिक्विड रेशियो बोला है 1.5। लिक्विड रेशियो होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला लगता है इसका। और मैंने बताया था कई लोग बैंक ओडी नहीं लेते, वो क्या ले लेते हैं, सिर्फ करंट लायबिलिटी। क्लियर है ना, आपको याद है मैंने बताया था। तो जो आंसर इसमें निकाला गया है वो करंट लायबिलिटी निकाला है, इसलिए मैं भी करंट लायबिलिटी ले रहा हूं ताकि आपका आंसर बुक के साथ मैच कर जाए, थोड़ा आपको अच्छा लगे। वो भी ले सकते हो, फर्क नहीं कुछ। तो करंट एसेट हो गए 4 लाख, स्टॉक का पता नहीं, और करंट लायबिलिटी हो गई 1,60,000 और लिक्विड रेशियो दिया 1.5। तो इससे आपका स्टॉक निकला है 1,60,000 है स्टॉक। किसमें से क्या रिजर्व थोड़ी होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस 0 मान लेते हैं, कुछ ना बोला हो तो। रिजर्व माइनस तो अजीब सी बात आ जाएगी करंट एसेट में रिजर्व होते नहीं तो माइनस कहां से होंगे, नहीं बेटा, वो तो अजीब सा हो जाएगा। चलिए, बच्चों से निवेदन है हाथ पैर ना चलाएं, इधर देखें। अब फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75। बैलेंस शीट बनानी है तो पूरी बैलेंस शीट फिगर निकाल रहा हूं। इधर देखो, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, वो है 0.75। इधर देखिए, लॉन्ग टर्म लोन का कोई चर्चा नहीं है। इधर देखिए, फिक्स्ड एसेट आपको पता नहीं है, करंट एसेट आपके 4 लाख है, करंट लायबिलिटी आपकी 160 है, वर्किंग कैपिटल हो गया 2,40,000। शेयर होल्डर फंड का कुछ पता नहीं है। शेयर होल्डर फंड को मान लो आप एक्स, तो फिक्स एसेट क्या हो जाएंगे 0.75 शेयर होल्डर फंड यानी 0.75x, तो ये x हो गया, ये 0.75x हो गया। लॉन्ग टर्म लोन की बिल्कुल चर्चा नहीं है, उसको 0 मान लो। तो दोस्तों मेरे बच्चों, अब दोनों साइड का जोड़ मैच होना चाहिए। ये x है और ये 2,40,000 प्लस 0.75x है, इक्वल कर दोगे तो x सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा, बस तो आपकी बैलेंस शीट बन गई। अब फाइनल बैलेंस शीट इधर देखो, बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट 960 का 75% 0.75, आई थिंक 240 ना 720। अब करंट एसेट की भी चर्चा कर सकते हैं ना। आपने करंट एसेट में क्या क्या निकाला, वो स्टॉक कितना है और बाकी तो कुछ बताया नहीं, तो कैश एंड डेटर्स या अदर्स कर दो। 4 लाख है तो वो कितना हो जाएगा 2,40,000।
करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी कितना दिया हुआ, 40,000। अदर करंट लायबिलिटी 160 है ना करंट लायबिलिटी, कितना हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, 120। लॉन्ग टर्म लोन क्या है, 0। और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल हो जाएगी और रिजर्व दिए हुए कितने दिए हुए, 160। अगर 160 रिजर्व है तो शेयर कैपिटल 8 लाख हो जाएगी। देख लिए दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है। 11,20,000। कैसा लगा ये, थम्स अप। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट? अब फिक्स्ड एसेट रेशियो, नाम बड़ा अधूरा सा है। ऊपर ये वही है प्रोप्राइटरी रेशियो जिसको कहा था, ऊपर फिक्स्ड एसेट्स और नीचे लॉन्ग टर्म फंड्स। कोई प्रोप्राइटरी रेशियो टाइप हो गया, लिख लीजिए। मतलब इससे ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म फंड से जो हमारे पास पैसा आया है उसका कितना प्रपोर्शन फिक्स्ड एसेट में लगेगा। जितना फिक्स्ड एसेट में लग जाएगा ठीक है, बाकी का लगा होगा वर्किंग कैपिटल में। दिमाग लगाओ। अब बेटा अगले रेशियो बोलेंगे, रेशियो का तो मेला लगा हुआ है, खत्म ही नहीं होता, एक के बाद एक रेशियो, एक के बाद एक रेशियो। अब ये उसका उल्टा रेशियो है। पिछले में क्या था, फिक्स्ड एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड, इसमें क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फंड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो रेशियो तो कंपैरिजन का नाम है राजे, ए अपॉन बी कर लो या बी अपॉन ए कर लो, चॉइस आपकी है। तो दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 में करके दिखा रहा हूं, 12 आप होमवर्क में ले लेंगे। 15 में भी बैलेंस शीट ही बनानी है। कहता वर्किंग कैपिटल है 1,35,000, तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 1,35,000। इसको जैसे मैं देखता हूं तो मेरे को मन आता है करंट रेशियो है, मिल जाता तो पहले वो ही निकालो। करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5, यानी करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल वाले में डाल दीजिए इसमें 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,35,000। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,35,000। देखना करंट लायबिलिटी 90,000 आ रहा है, करंट लायबिलिटी आपका आ गया 90,000। अब करंट एसेट देखो 225 आ रहा है, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी 180 जमा 225 ही आएगा, 2,25,000। अब इसमें देखिए चर्चा की गई है करंट लिक्विड लायबिलिटीज की। देखिए मैम देखिए लिक्विड लायबिलिटीज की चर्चा की गई, तो इसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगी जो आप चाह रहे थे, क्योंकि वर्ड बोला है उसमें लिक्विड लायबिलिटी। तो पहले स्टॉक देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, स्टॉक आ जाएगा। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल टू 1.5। करंट एसेट माइनस स्टॉक, बेटा करंट एसेट की वैल्यू आप अभी भी निकाल चुके हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आपने निकाल लिया 2,25,000। बेटा करंट लायबिलिटी भी आप निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए 90,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 30,000 इज इक्वल टू 1.5। अब बेटे अगर आप स्टॉक देखें तो आएगा 225 माइनस 90, 1,35,000 ये आ गया स्टॉक। क्लियर? बेटे करंट एसेट आ गया है, करंट लायबिलिटी आ गया है, क्विक लायबिलिटी भी निकाल लिया आपने, 60,000 है क्विक लायबिलिटी। कैसे? करंट एसेट करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्विक एसेट भी आपने निकाल लिया
करंट एसेट माइनस स्टॉक, स्टॉक भी निकाल लिया बेटे। अब बच गया है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रोप्राइटरी फंड और नेट ब्लॉक। चलिए, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। हाँ साहब, एक्चुअली बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें पे नहीं करना होता ना, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करना होता, वो तो प्लानिंग के हिसाब से पे कर सकते हो। क्विक तो नहीं है ना कि देना ही है। आपने कहा 6 महीने का बैंक ओवरड्राफ्ट है तो 6 महीने बाद दोगे। लोग तो रिवॉल्विंग क्रेडिट ले लेते हैं, 6 महीने बाद फिर से रिवॉल्व करा लेते, इसलिए क्विक में नहीं आता। लाइब्रेरी तो है, क्विक नहीं है। अब बेटे थोड़ा सा ना चक्कर पड़ गया है, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे क्या कहा था मैडम, रेशियोज क्या होते हैं? 100। इसका परिचय देखिए। अब यहाँ गियरिंग रेशियो उल्टे वाला है, देखिए। गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था? डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब यहां देखिए उल्टा है, या रिजर्व भी नहीं लेना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं मजबूर हूं। इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं क्या कर सकता हूं बताइए? मैं अकेला किससे फाइट करूंगा? अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हमारी जो बैलेंस शीट कच्ची बन सकती है उसे करते हैं, देखते हैं फिर क्या हिसाब बनता है। फिक्स्ड एसेट का अभी चर्चा की, हमें पता नहीं। करंट एसेट हमने कितना निकाला है? 2,25,000। करंट लायबिलिटी कितना निकाला है? 90,000। अभी पूरी बैलेंस शीट में ठीक कर लेंगे ना इसको। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व। लॉन्ग टर्म लोन उसने कहा है नहीं तो 0। रिजर्व दिया हुआ है 90,000 दिया बेटा, देखिए 90,000 रिजर्व। मैम देख रही है आप? अच्छा, देख रहे? प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 दिया हुआ, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो लफड़ा पड़ गया, लफड़ा पड़ गया, लफड़ा पड़ गया। लफड़ा क्या पड़ गया? कौन सा वाला लेना, कौन सा वाला लेना? दो प्रोप्राइटरी रेशियो होते, एक फिक्स्ड एसेट अपॉन शेयरहोल्डर फंड, दो शेयरहोल्डर फंड अपॉन फिक्स्ड एसेट। यहां जो उन्होंने यूज किया है वो शेयरहोल्डर फंड अपॉन फिक्स्ड एसेट यूज किया, तो मैं वही ले रहा हूं ताकि आंसर मैच हो जाए। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयरहोल्डर फंड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? कितना बताया गया? 0.75। नहीं, शेयरहोल्डर अपॉन फिक्स्ड एसेट नहीं है, शेयरहोल्डर अपॉन टोटल एसेट है। चेक करो, फिक्स्ड एसेट अपॉन वो फिक्स्ड एसेट अपॉन शेयरहोल्डर फंड। अब थोड़ी देर के लिए आप टोटल एसेट्स को एक्स मान लो, देख रहे हो? तो फिर शेयरहोल्डर फंड क्या हो जाएगा? 0.75x। अब ये वाली सारी चीज 0.75 नहीं, ध्यान दीजिए, शोल्डर फंड है ना ये वाली सारी चीज 0.75x नहीं हो जाएगी? दिमाग लगाओ। रिजर्व को भी छोड़ो 90,000, तो इसका मतलब इधर का टोटल क्या हो जाएगा? 0.75x प्लस 90,000। अभी ये वाला 90,000 आपने लेना नहीं, मैं इसको उड़ा ही देता हूं रिजर्व को, आप कंफ्यूज ना हो, बाद में लिख लूंगा उसको। तो इससे मेरा आप बताइए वो नहीं सॉल्व हो जाएगा क्या? x बताइए क्या आ रहा है? कितना आ रहा है x? सॉल्व किया x 3,60,000। अब ध्यान से देखिए, फिक्स एसेट क्या हो जाएगा? 3,60,000 माइनस 2,25,000 नहीं हो जाएगा? शेयरहोल्डर फंड है ना बेटा, फंड में सब कुछ आता है, ठीक है? हाँ जी बेटा, अब सुनिए, अब जब बात सुनिए, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व वो 0.75x था, और x क्या निकला आपका? तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व क्या है? 90,000।
और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 3,60,000 का 75%, 2,70,000। अब इससे आपको क्या मिल गया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इक्वल टू 180, और उसने गियरिंग रेशियो बोला, देखो गियरिंग, इक्विटी अपॉन प्रेफरेंस क्या बोला है, 2, तो इक्विटी क्या हो जाएगा 2 प्रेफरेंस, यहां आ जाओ इसको पुट कर दो, इक्विटी प्लस 2 प्लस प्रेफरेंस इज इक्वल टू 180, इक्विटी क्या हो जाएगा 2 प्रेफरेंस प्लस प्रेफरेंस इक्वल टू 180, प्रेफरेंस इक्वल टू 60, इक्विटी इक्वल टू 120। अब ये सारी वैल्यूज आप डाल दोगे तो फाइनल बैलेंस शीट भी आ जाएगी। देखिए फाइनल बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट कितना था 240, टोटल कितना था 360, देख लीजिए पीछे देख लीजिए 360, 240 नहीं है 225 है फिक्स्ड एसेट, 225। तो अब ये क्या हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स 1,35,000। अभी आपने निकाला इक्विटी 120, यही निकाला था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000, रिजर्व 90,000, और करंट लायबिलिटी देखिए 90,000। अब आप इसका ब्रेकअप कर सकते, इधर देखिए 360 आ गया ये बैलेंस शीट। अब इसका ब्रेकअप कर सकते, बैंक कोड ही कितना है 30, तो अदर करंट लायबिलिटी 60,000 टोटल बाहर आ गया। स्टॉक निकाला था शायद हमने, स्टॉक 1,35,000, 1,35,000 बेटा। फिर अदर करंट एसेट 90, टोटल 225। बताइए कैसा लगा बैलेंस शीट। लेकिन बेटा फिर बात वही आ जाती है, थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो के 2 फॉर्मूले, इसमें हमने कौन सा लिया है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन फिक्स्ड एसेट, पिछले वाले में क्या लिया था, और टोटल एसेट्स, पिछले वाले में क्या लिया था फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। एक मिनट कॉपी कर लें आप लोग, हाँ बोलते हैं। देखिए इसमें हमने ना प्रोप्राइटरी रेशियो का एक तरीके का फॉर्मूला लगाया था, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, देखिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये सारा हटा रहा हूं, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बेटा जैसा फॉर्मूला होगा वैसा ही आंसर आएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे, आपको अच्छा लगेगा, बच्चों के मन में एक अजीब तरह की जिज्ञासा, भावना, प्रेम भाव जागेगा रेशियो के प्रति कि वाह भाई वाह, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ठीक कह रहे थे। इधर देखिए दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला था, दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला था वो था फिक्स्ड एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, हाँ के ना 0.75। इसमें आप शेयर होल्डर फंड को एक्स मान लो, तो फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएंगे 0.75x, ये लो x, ये लो 0.75x। अब x सॉल्व कर लो, x प्लस 90,000 इज इक्वल टू 0.75x प्लस 2,25,000, तो 0.25x इज इक्वल टू 1,35,000। देखना x क्या आता है, तो टोटल तो एसेट लायबिलिटी तभी मैच करेगी मेरे भाई, मेरे मित्र। वो तो इधर माइनस कर दे, बात सेम हो जाएगी, यहां माइनस कर दे 225 की जगह वर्किंग कैपिटल बन जाएगा, बात तो सेम ही है। मेरे दोस्त क्या रहा है, अब बच्चों को लग रहा होगा यार इससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर चेंज हो गया। अब x 540 आ गया, तो इसका मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व 540 हो गया, यानी x नहीं समझ आया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस पता नहीं, रिजर्व पता है 90,000 है, इक्वल टू
5,40,000 हो गया, तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस क्या हो गया, 5,40 में से 90 घटाओ 4,50 हो गया। अब इक्विटी अपॉन प्रेफरेंस गियरिंग रेशियो क्या बोला हुआ है 2, तो प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस इक्विटी हो गया। इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा 2 प्रेफरेंस प्लस प्रेफरेंस 4.5, तो प्रेफरेंस हो गया 1.5 और इक्विटी क्या हो गया 2p यानी 3 लाख। और फिक्स्ड एसेट क्या हो गया, पीछे लिया था ना हमने 0.75 इंटू एक्स, एक्स क्या 5,40 क्या होगा 4,05,000। बस अब ये वैल्यूज फिर डाल दो बैलेंस शीट, नई रूप की बैलेंस शीट आ जाएगी। देखिए देखिए फिक्स्ड एसेट और बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट 4,05,000, करंट एसेट्स 2,35,000 था या 25 था, 2,25,000, टोटल 6,30,000। आप चाहो तो इधर माइनस कर सकते हो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 90,000, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख, रिजर्व 90, टोटल 36। अब आप चाहो तो दो चीजों का बाइफर्केशन कर सकते हो, क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट 30, अदर करंट लायबिलिटी 60, खत्म। इधर स्टॉक 1.35, अदर करंट एसेट 90। बताइए ये थोड़ी आंसर नहीं आएगा बेटे, क्लियर हो गया आपको, आंसर डिफरेंट आ गया। तो बेटे मैं देखो जादूगर तो नहीं, मैं जान लो एग्जामिनर ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वो तो आपको नोट देके करना पड़ेगा। अब इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मदद आप अलग अलग बुक से मैंने क्वेश्चन लिया, कोई यूज करता है कोई कुछ यूज करता है। 2 लो फॉर्मूला लिख दो, तो जी मैं आगे का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करूंगा, क्योंकि अब ऐसे 2 बार थोड़ी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। फिर भी देखो नॉलेज मैंने आपको अच्छी दी है ना, आप इसको भी कॉपी करो, बढ़िया से मैंने करा दिया आपको, इसे भी कॉपी कर लीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसमें हमने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, फिक्स्ड एसेट अपॉन शेयरहोल्डर फंड, अच्छे से देख लीजिए, उससे एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या है हमारा, शेयरहोल्डर फंड। फिर यहां हमने इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व को एक्स के बराबर लेके बाकी सभी चीजें सॉल्व कर, इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, रिजर्व दिया हुआ, फिक्स्ड एसेट भी आ गया क्योंकि वो 0.75 एक्स है। फिर एक बैलेंस शीट बनाई, उसमें सारी वैल्यूज डाल दी, नए रूप की बैलेंस शीट हमारे सामने आ गई। बेटे अब बात करेंगे टर्नओवर रेशियो की। टर्नओवर का मोटा मोटा मतलब होता है सेल्स। मोटा मतलब क्या, छोटा मोटा कुछ कह लो, मतलब ही सेल्स होता है, पर थोड़ा बहुत आप परचेज भी कह सकते हो, सेल परचेज कह लो, वैसे टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। अब टर्नओवर रेशियो मतलब होता है वो रेशियोज जो एक फिगर बैलेंस शीट की, एक फिगर प्रॉफिट एंड लॉस की उठाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर फॉर्मूलों के अंदर ये सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठाता है, सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें परचेज उठाता है, और दूसरी फिगर ये कहां से उठाता है, बैलेंस शीट से। अब पहले ना आपने इसको प्यार से समझना है, इसकी नॉलेज को एक्वायर करना है। सबसे पहला रेशियो होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में आप ऊपर क्रेडिट परचेज लेंगे, अगर क्रेडिट परचेज नहीं दिया बेटे तो टोटल परचेज ले लेंगे ऑन एजम्पशन की यही क्रेडिट परचेज है, और नीचे लेते हैं एवरेज क्रेडिटर्स। बेटे एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बेटे क्रेडिटर यहां ब्रॉड वर्ड है, क्रेडिटर में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों आते हैं, बिल्स पेबल भी क्रेडिटर ही होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि नीचे एवरेज क्रेडिटर लेते हैं, पर ये भी रेशियो क्या है, सॉफ्ट। कई लोग नीचे एवरेज की जगह क्लोजिंग ही ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने चर्चा कर रखी है यहां पर
एवरेज और क्लोजिंग। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, जो प्रैक्टिस है बता रहा हूं। कोई एवरेज लेता है, कोई क्लोजिंग। नहीं जी, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च। अब मैं इसमें तो क्या कर सकता हूं? मैं तो यही बता सकता हूं, 4 जगह हैं अगर आपने पूजा करनी है अपने अपने हिसाब से। समझ आ गया? अब बात करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड की। ऊपर से तो पता चलता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब जरा इसका मतलब समझाते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है हम कितनी जल्दी क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब जल्दी जल्दी पैसे पे करते हैं। माल खरीदा जल्दी पैसे दिए, माल खरीदा जल्दी पैसे दिए। और अगर ये रेशियो लो है, इसका मतलब रुला रुला के, पिटा पिटा के पैसे देते हैं। कल ले लेना, परसों ले लेना करते रहते हैं, लटका ही जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, रुला रुला के देते हैं, लटका लटका के पैसे देते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज आप कितने दिन में, कितने महीनों में या कितने हफ्तों में पैसे देते हो, तो ऊपर लो या तो 365 अगर आपने आंसर दिन में निकालना है, हफ्तों में निकालना है ऊपर लो 52, महीनों में निकालना है ऊपर लो 12, और फिर ये वाला फॉर्मूला जो है उसको नीचे डाल दो तो आपको पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में आप पेमेंट देते हैं। बेटे अब ये रेशियो हाई अच्छी है, लो अच्छी है, लोगों की अपनी अपनी राय है। कई लोग कहते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो लो अच्छी होती है, यानी रुला रुला के पिटा पिटा के पैसे, पर इससे गुडविल पे इफेक्ट आ सकता है। और दूसरी बात बताऊं जो लोग बताते नहीं है, लोग सोचते नहीं है, अगर आप क्रेडिटर्स को रुला रुला के पैसे दे रहे हैं और वो फिर भी आपके साथ डील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको 2 रुपए का माल 4 रुपए में बेचते हो। दिमाग लगाओ, नहीं तो क्यों डील करेंगे आपके साथ? आप करोगे किसी के साथ डील जो आपको पैसे देने में रुलाए, तंग करे, बहुत लेट दे? आप कब डील करोगे? जब आपको उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लो है तो यह भी खतरे का सूचक है। खतरे का सूचक क्या है कि हो सकता है हमें मजे ले रहे हैं हम तो कि देर देर पेमेंट देते हैं, बहुत बढ़िया क्रेडिटर है, बहुत बढ़िया क्रेडिटर है, और हमें यह नहीं पता कि 2 रुपए का माल 4 रुपए में बेच रहा है, जेब काट रहा है हमारी। इससे अच्छा तो बैंक लोन लेके इसको जल्दी पे करो, 2 की चीज 2 में तो लो। नहीं बात समझ में आई है ना? तो ये कोई फिर वही बात है, मल्टीपल ये रटा रटा है नहीं भैया, लो तो अच्छी हाई तो बुरी, लो तो अच्छी हाई तो बुरी, ऐसा नहीं है। देखना पड़ेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। हाँ, माल भी सही रेट मिल रहा है और फिर ये लो है तो अच्छी है। समझ आया? और अगर ये हाई है तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्रेडिट फैसिलिटी क्यों नहीं ले पा रहे, उसके कारण खोजने चाहिए। तो हो सकता है क्रेडिट फैसिलिटी इसलिए नहीं ले पा रहे कि हम माल सस्ता खरीदते हैं बहुत, तो ठीक है भाई, रहने दो भाई, माल भी तो सस्ता आ रहा है। अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है? फायदा। ये बेटा देनदारी से रिलेटेड थी, बिल्कुल सेम रेशियो डेटर की है, ये लेनदारी है। अब डेटर वो होते हैं जिनको माल बेचते हो, सारी स्टोरी सेम। ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स ना दे रखी हो तो टोटल सेल्स को ही क्रेडिट मान के टोटल सेल्स ले लें। नीचे या तो एवरेज डेटर्स लें या क्लोजिंग लें, सेम है सब कुछ। एवरेज क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। डेटर वर्ड ब्रॉड है, इसमें डेटर भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब वी आर फास्ट और एफिशिएंट इन कलेक्टिंग पेमेंट्स। ये तो जितनी हाई हो मोटा मोटा उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम पेमेंट वसूलने में फास्ट हैं। फिर वही बात, आप जानना चाहते हो कितने दिन में पैसे लेते हो, कितने हफ्तों में या कितने महीनों में? दिनों में निकालना है तो 365, हफ्तों के लिए 52, महीनों के लिए 12, और ये वाली रेशियो नीचे डाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज कितने समय में आप अपना पैसा कलेक्ट कर लेते हो। क्लियर? अब इसी तरह एक रेशियो है जो स्टॉक से रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। इसमें आप प्रेफर करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर। क्या प्रेफर करिए? पर कई लोग सेल्स भी ले लेते हैं, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है ज्यादातर लोग इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते, पर इसका मतलब नहीं कि सेल्स ही लेते। मेरी भी कुछ बुक में क्वेश्चन है
जिसमें क्या लिया गया है? सेल्स। बच्चे आते हैं, सर आपने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा था, बुक में तो सेल्स दिया। भाई वो भी तो कहा था कि लोग सेल्स भी ले लेते हैं। नीचे एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है आपको पता ही है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब वी आर फास्ट इन सेलिंग गुड्स, माल आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, तो ये रेशियो हाई है। अगर लो है तो मतलब माल आता है पड़ा रहता है बिकता ही नहीं, बड़ा धीरे धीरे बिकता, तो ये रेशियो लो है। आपने एक नाम सुना होगा FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें ये बिग बाजार डील करता है, सारे की सारी चीजें उसकी FMCG है। वहां आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे बहुत हाई है, क्योंकि वो क्या बेचता है? साबुन, रोजमर्रा की चीजें, धड़ाधड़ आती है धड़ाधड़ बिकती है, धड़ाधड़ आती है धड़ाधड़ बिकती है, तो वहां पे ये रेशियो क्या होगी? बहुत हाई। तो बेटे ये व्यापार पे डिपेंड करता है, रेशियो हाई अच्छी है लो अच्छी है ये कहना ही मुश्किल है। मैं सच बताऊं, ये सदा कंपैरेटिव होता है, यानी हम अपनी रेशियो को इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, तभी हम कह सकते हैं मेरी रेशियो हाई है या लो है। मैं कहूं ये रेशियो 4 है, बेटे आप बताओ हाई है कि लो है? आप कहोगे सर कैसे बताऊं? मैं कहूंगा बेटा इंडस्ट्री की 3 है, सर ये तो हाई है क्योंकि इंडस्ट्री के मुकाबले हाई है। मैंने कहा बेटा इंडस्ट्री की 7 है, ओ सर ये तो लो है। अब मेरी बात समझ में? यानी रेशियो का मजा ही तब आता है जब आप उसको इंडस्ट्री या किसी और बेटर कंपनी के साथ कंपेयर करके देखो, तभी आप कह सकते हो हाई है कि लो। तो रिलेटिव बातें होती हैं। सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितने दिन, हफ्ते, महीने का, वही बात है स्टॉक होल्ड करते हैं। दिन में जानना है तो ऊपर, हफ्तों में जानना है तो ऊपर 52, महीनों में जानना है तो ऊपर 12, और ये जो निकाली है डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सॉरी नीचे लिखो। अब एक बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात, एक बच्चे ने पूछा था डाउट, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता रहता हूं सारा दिन, उससे आपके डाउट कम आए। अब कई लोग इसके लिए भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज कर देते हैं, सॉरी इसके लिए भी स्टॉक वेलोसिटी यूज कर देते हैं, इसके लिए भी स्टॉक वेलोसिटी। बच्चा आया, सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन से के लिए यूज किया? मैंने कहा बेटा पता चल जाएगा। नहीं सर कैसे पता चलेगा आप बताओ? मैंने कहा देखो, अगर वो बोलता है स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू 5, ना तो उसके आगे डेज लिखता है, ना मंथ लिखता है, ना वीक्स लिखता है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली है। और अगर इसके साथ बोल देता है 5 मंथ्स, तो इसका मतलब नीचे वाली। बोले सर ऐसे होता है? मैंने कहा हाँ बेटे, मैंने तो एक क्वेश्चन में ऐसा भी देखा था बेटे। बोला क्या? मैंने कहा एक क्वेश्चन में मैंने देखा उसने ऐसे लिखा स्टॉक टर्नओवर रेशियो 30 डेज, तो मैं समझ गया ये स्टॉक टर्नओवर नहीं है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड है नीचे वाली। इसी तरह मैंने कहा एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें लिखा था डेटा टर्नओवर रेशियो 2 मंथ, मैं समझ गया ये डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं है, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बेटे ये जो मंथ वर्ड है ये काफी क्लैरिटी प्रदान करता है। तो आपको ब्रॉड होना है, दिमाग को खुला रखना। बात समझे आप मेरी? तो कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं। प्रेम की बात करें, प्रेम से मतलब इंटरेस्ट की बात करें तो 3 ही रेशियो चलती है टर्नओवर में पॉपुलर, क्रेडिटर, डेटर और स्टॉक। लेकिन आपको पता है कि एटसेट्रा तो हर जगह ही चलता है, तो एटसेट्रा वाली रेशियो 3-4 और है, वो भी यही चलती है। अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दिमाग लगाओ, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स और नीचे वर्किंग कैपिटल। टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स और नीचे टोटल कैपिटल। यानी समझो जिसके साथ टर्नओवर लिखा हो ना नीचे वो लिख दो और ऊपर लिख दो कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स।
वैसे ऐसी कोई रेशियो होती नहीं है। मान लो है MK जैन टर्नओवर रेशियो, ऐसी होती नहीं, मान लो है, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स नीचे में MK जैन, बात खत्म। यानी जो नाम लिखा हो वो नीचे लिख दो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स अपॉन फिक्स। अब कल को वैसे ऐसी कोई रेशियो है नहीं, मान लो एग्जाम में आ जाए इक्विटी शेयर कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो आप ये नहीं कहोगे सर आपने नहीं कराया, आप क्या कहोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स और नीचे इक्विटी शेयर। ये एटसेट्रा वाली है, कितनी मर्जी बना लो, इनका कोई अंत नहीं। आनंद आया आपको? सारी रेशियोज बिल्कुल क्लियर हो गई है। यानी ये रेशियोज जो पहली तीन है वो टर्नओवर भी होती है और पीरियड वाली भी होती है, और बाकी ज्यादातर किसमें चलती है, टर्नओवर। लिख लीजिए अच्छे से, एक एक चीज मैंने विद सिग्निफिकेंस समझाई। अच्छा सवाल, आप ट्राई करिएगा, अगली क्लास में मैं करूंगा इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके रेफरेंस क्वेश्चन लिखें। नेट ब्लॉक, नेट ब्लॉक का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके दर्शन आपको क्वेश्चन नंबर 15 में होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल रिसोर्सेज मतलब टोटल एसेट्स। टोटल एसेट मतलब करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। इसके दर्शन क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 14 जरूर करिएगा, इसको अगली क्लास में देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब एक छोटी सी बता रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो होती हैं जिनका प्रॉफिट से कुछ लेना देना होता है। इसको आप स्टॉक मार्केट रेशियोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वाले इसमें बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट वाले। तो आज मैं आपको पहले एक चीज सिखाऊंगा बहुत बढ़िया, जिसको अगली क्लास में आते आते ही रिवाइज भी कराऊंगा, फिर उसको क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो पहले एक चीज आप सीखिए बहुत जरूरी, अर्निंग कैसे बढ़ती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ये आपको बताइए, नहीं बता तो सुन लीजिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट देते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स, उस अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स देते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होता है। एक बार फिर सुने, हमारी जो इनकम होती है सारे खर्चे घटाने के बाद सेल्स में से, उसको हम कहते हैं EBIT, इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट घटाते हैं तो कहलाता है EBT, इसमें से टैक्स घटाते हैं तो कहलाता है EAT। EAT में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको फिक्स डिविडेंड देना होता है दिया, जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर। अब ध्यान से सुनना, देखो बिजनेस में मैंने टोटल फंड्स लगाए, टोटल फंड्स मैंने टोटल फंड्स लगाए 10,000 रुपए, इस पर मैंने 3,000 कमाए। समझ आया? 10,000 रुपए लगाए, इस पर मैंने 30,000 कमाए, 3,000 सॉरी। अब इसमें डिबेंचर्स यानी जो उधार था, लोन था, वो 10% लोन था 4,000 का, जिस पर मैंने 400 रुपए का फिक्स्ड इंटरेस्ट दे दिया। तो बाकी जो पैसा था वो शेयर होल्डर फंड था। कितना था वो? 6,000। कैसे आया? कॉमन सेंस है। 10,000 के अगर टोटल फंड है, उसमें 4,000 लोन वाले हैं, यानी
उधार का पैसा 4000 है तो अपना पैसा क्या हुआ 6000। तो इस उधार के पैसे में तो फिक्स ब्याज देना है 400 रुपया, बच क्या गया 2600, वो अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। अब मान लो टैक्स है 30%, तो कितना हो गया टैक्स 780, तो कमाई कितनी बची 1820। अब ध्यान से सुनो, बड़ी प्यारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब 1820 बचा ना, अब ये जो शेयर होल्डर है फंड, इसके भी हम 2 टुकड़े कर देते हैं। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनसे हमने लिया हुआ है 1000 रुपया, तो इस पर हमने कितना ब्याज देना है बस 150। बाकी कितना बचा 5000 बचा। कैसी बातें करता है ये बच्चा, कंफ्यूज कर रहा है। 1670 बचा। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो गया 5000। ध्यान दीजिए, अब इसको हम 2 पार्ट में बटा सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले शेयर है, वो मान लो है हमारे 2000, यानी कितने शेयर हो गए 200, और बाकी क्या हो गया रिजर्व कितना 3000। अब सुनो ध्यान से, अब हम कमाई को और इन्वेस्टमेंट को रिलेट करेंगे। ये जो 10,000 रुपया कमाया है ना, लगाया है ना, इस पर हमने 3000 कमाया। कोई बंदा अगर मुझसे बोलेगा कि भाई 10,000 पे क्या कमाया है, मैं बोलूंगा सर 3000, क्योंकि 10,000 में सारा पैसा है, लोन का भी शेयर होल्डर का भी। तो कमाई कौन सी लूंगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अगर मैं बाहर वालों को हटा दूं तो उनको तो पकड़ा दिया 400, उनका हिस्सा तो गया। तो अब जो घर वाले हो गए कौन, ये तो कौन सा पैसा हुआ ओपीएम। ओपीएम मतलब अदर पीपल मनी, और ये कैसा हुआ ओएम ओन मनी। तो अदर पीपल को तो 400 दिया, तो ये वाली जो कमाई है ये किसकी है, ओन फंड की है, हमारी है। ये बिफोर टैक्स है और ये वाली आफ्टर टैक्स, ये दोनों हमारी है। ये दोनों शेयर होल्डर फंड की कमाई। जैसे तुम्हें सैलरी मिलती है 10 लाख, टैक्स चला जाता है 2 लाख, मैं पूछूं भाई तुम्हारी सैलरी क्या है, तो तुम कहोगे सर बिफोर टैक्स 10 लाख, आफ्टर टैक्स 8 लाख। इसी तरह हम कहें शेयर होल्डर के फंड 6000 हैं, इस पे क्या कमाया है, आप बोलोगे 2600 बिफोर टैक्स, 1820 आफ्टर टैक्स। अब शेयर होल्डर फंड में एक होते हैं प्यारे से प्रेफरेंस शेयर, जिन बेचारों को भी फिक्स डिविडेंड मिलता है, इनको 150 रुपए दे दिए, बाय बाय टाटा कर दी। अब बाकी पैसा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो उस पर हमने क्या कमाया है 1670। अब मैं पूछूंगा, जवाब देना है बेटा, टोटल फंड जो 10,000 है उस पे क्या कमाया है, वेरी गुड बेटा। शेयर होल्डर के फंड 6,000 पे क्या कमाया है, बिल्कुल सही 2600 बिफोर टैक्स, 1820 आफ्टर टैक्स। अच्छा बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो है 5000, उस पे क्या कमाया है 1670। क्योंकि जो ये 2 पप्पू है हमारे, एक लोन वाले और एक प्रेफरेंस शेयर वाले, इनको तो फिक्स्ड अमाउंट दिया और जय माता की कर दी। बाकी सारा माल किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ये बताओ, ये टोटल टेबल आपको मस्त क्लियर हुआ या ठीक ठीक मस्त। अब ये अगर क्लियर हो गया तो समझो अगली क्लास में इसमें 6-7 रेशियो से सारे मजा आया आपको। तो ये एक टेबल उतार लें, आज के लिए इतना काफी, बाकी अगली क्लास में। पर ये कॉपी करना है आपने ध्यान से। तो यहां पर हम सारा ना कमाइयों की बात करें, मजा आ गया होगा इसका तो टेबल का। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में वो रेशियोज आती है जिसका कुछ ना कुछ रिलेशन किसके साथ है, प्रॉफिट के साथ। इजी लग रहा है रेशियो, मुश्किल लग रहा है? मैंने बढ़िया सवाल करा दिया आपको, बैलेंस शीट वाले सारे 2 करा चुका हूं, बैलेंस शीट वाला तीसरा 14 कह दिया मैंने, 14 मैं अगली बार कराऊंगा।
लिख लिया। अब ये स्टॉक मार्केट रेशियोज है, मतलब उनको स्टॉक मार्केट भी कह सकते हो। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है जो शेयर होल्डर वगैरह जिस रेशियो में इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर क्या देखने में लगा रहता है, कमाई। तो ये जो मैंने अब टेबल दिखा रहा हूं ना आपको, ये बेस है आगे के रेशियोज का। इसमें आपने ये देखना भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स की क्या कमाई है, इस चीज को आपने समझना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की क्या कमाई है।